हाँ मित्रों, शुभ संध्या। पता है आज बाज़ार कुछ दिनों से लगातार बढ़त में है, लेकिन आज निफ्टी 23,222 रुपये पर बंद हुई। वही सेंसेक्स भी 49,800 कुछ रुपये पर बंद हुई है। लगभग सुबह तो ये 50,000 के आसपास घूम रही थी। सेंसेक्स का जो सूचकांक सेंसेक्स जो था वो आज 50,000 के आसपास घूम रहा था। मार्केट काफ़ी इन दिनों अच्छा मूवमेंट चल रहा है मार्केट में, और इसके बाद बाज़ार को संभावनाएं हैं आगे के लिए भी, सन 2024 के लिए। अब देखिए कि बहुत पीसफुल दिमाग को एकदम रिलैक्स्ड रखते हुए अर्निंग का ये गजब स्रोत है। इन्वेस्टमेंट पुख्ता कंपनियों में बुलंद जिनका आर्थिक स्टेटस है, मजबूत जो कंपनियां हैं, जैसे अब मान लीजिए टाइटन है, आपका रिलायंस है, TCS है, SBI है, ICICI बैंक है, HDFC है। ये सब भारत के सब कुछ बैंकिंग सेक्टर के और कुछ बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं जिनका बरसों से उनका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। वर्ष में अपने आमदनी में से, अपने कमाई में से ये लाभांश भी अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, जिसको डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश। बहुत पीसफुल तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। आँखों के सामने स्क्रीन पर आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट दिखता है, और प्रतिदिन वो मार्केट के फ्लक्चुएशन के अनुसार जब मार्केट ऊपर नीचे उठता है, गिरता है, कभी मार्केट बहुत गिर जाता है, कभी मार्केट बहुत ऊपर चढ़ता है, भाव चढ़ते उतरते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस हैं ये। जैसे आदमी श्वास लेता है, कभी श्वास अंदर कभी श्वास बाहर, इसी तरह से फ्लक्चुएट करती है मार्केट का ये नेचर है। गिरता उठता ऊपर की ओर ही चलता है। इसका बरसों से आप देखिए, ऊपर गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, ऐसे करके अपवार्ड ट्रेंड। अगर इसके बॉटम्स पर एक लाइन खींच दी जाए और टॉप्स पर लाइन खींच दी जाए, कोई ग्राफ बनाया जाए कैंडल्स का, मार्केट किसी दिन आप पेन से भी बना सकते हैं, पेन और पेपर पर, कि आज का ओपनिंग प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था, कहाँ तक गिरा था लोएस्ट प्राइस, वहाँ एक कैंडल का आकार बना करके नीचे लोएस्ट प्राइस डाल दीजिए। फिर कल भी देखिए, परसों भी देखिए, अप साइड में गया तो कहाँ तक हाईएस्ट प्राइस इसकी आज क्या रही। तो अप डाउन को आप मार्क करते चलेंगे तो कभी गिरा कभी उठा। गिरावट से ये तो इसका नेचर है, श्वास तो लेगा, इंसान है, श्वास लेगा। ये नहीं कि श्वास निकली आदमी की, एक्सहेल किया, ब्रीद आउट किया तो कहीं अरे यार सांस गई, क्या मर गया? ना, सांस तो जाती है, आती भी है, जाती भी है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का है। ऑक्सीजन फिर लेता है वो अंदर सप्लाई पहुंचाने के लिए, फिर अंदर का बेकार का जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसा कुछ है जो अब उसको नहीं रखना है तो उसको बाहर एक्सहेल करेगा, निकाल देगा। उसी तरीके से श्वास स्पंदन है मार्केट का। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार ये व्यापार, ये बिज़नेस है। लेकिन किसके लिए ये बिज़नेस? अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना और अर्न करना, कमाना। आप सो रहे हैं और पैसा आपका कमा रहा है। आप सोए हैं रात में, संडे की छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन पैसा
कंपनियां काम कर रही हैं, आपका पैसा वर्क कर रहा है कई कंपनियों में इन्वेस्टेड होकर। अब वो कंपनियां काम कर रही हैं, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के लेबर, वहाँ का स्टाफ काम कर रहा है, वो वहाँ प्रोडक्ट निकल रहा है, सेल होने जा रहा है, बहुत विशाल तंत्र है। मारुति कंपनी में जाइए, टाटा मोटर्स में जाइए, कंपनी के अंदर कैसे कारें बन रही हैं, कोई पॉलिश, कहीं वॉशिंग हो रही है, कहीं डेंटिंग पेंटिंग, कहीं पेंटिंग हो रही है, कहीं फाटक लग रहा है, कहीं पहिए लग रहे हैं, कहीं उसकी मशीनरी, इंजन, कहीं सीट लगाई जा रही है। उसका पूरा जो है कई पार्ट्स का जो है असेंबलिंग का एक यूनिट होता है, जहाँ कार के विभिन्न पार्ट्स असेंबल होते हैं। एक्सपर्ट्स वो सब सीरीज में, पहिया यहाँ लगेगा, यहाँ इंजन लगेगा, यहाँ गेट लगेगा, यहाँ बॉडी रखी जाएगी, वो पूरा उसको उठाता है गाड़ी को, उनका सिस्टम क्रेन टाइप का सब होता है, ऊपर से उठा के उसको ऊपर कार को ले जाता है, नीचे से सब उसमें काम हो रहा होता है। कई यूनिट्स, कई स्टेप्स, कई स्टेजेस से गुजरती तब वो एक फाइनल एक कार बनकर रेडी फॉर सेल कहीं जाती है, सेल होने। वहाँ से ट्रकों में लोड होकर जहाँ से मारुति का डिमांड आया होगा, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, अहमदाबाद, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, और ये अपना उत्तर प्रदेश, कहाँ से उत्तर प्रदेश के ऑर्डर आए हैं, कहाँ से राजस्थान के ऑर्डर आए हैं, कहाँ से कर्नाटका के ऑर्डर हैं, कहाँ के ऑर्डर हैं तमिलनाडु में। उनका रेल के द्वारा स्पेशल कोच होता है, जहाँ कारों को अंदर पहुंचाया जाता है, उसमें जालियां लगी होती हैं रेल के कोचेज में, मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन, उसमें सब उनको बहुत सिस्टम से, कायदे से लोड होकर ट्रेन के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए ये कारें पहुंचाई जाती हैं। ज़्यादातर ट्रेन से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोडक्शन यूनिट से, उस कंपनी से लेकर, और फिर सेल होने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और उनके सेलर्स, उनके गोदाम या उनके शोरूम तक पहुंचता है, आपके हाथ में आती है। फिर वहाँ उनका सब बाकी का काम है, आरटीओ का रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे उसमें टैक्सेस वैक्सेज हैं, वो सब प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग अलग चीज़ है। खैर, मेरे कहने का मतलब कि अब मारुति है, टाटा मोटर्स है, कोई अब आने वाले समय में देखिएगा कि अब इलेक्ट्रिक वाहन अब चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, अब वो मार्केट में अपना स्थान अब जमा रहे हैं। जगह जगह हाईवेज पर उसको चार्जिंग यूनिट लगाया गया है, पेट्रोल पंप्स पर चार्जिंग यूनिट्स हैं, जो थोड़ी देर में खड़ा कीजिए कार चार्ज हो जाती है। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर फिर चलने के लिए रेडी है, विदाउट फ्यूल। हो सकता है आने वाले टाइम में सोलर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा, छतों पर कोई ऐसा सीट लग जाए और सौर ऊर्जा से वो उसको इकट्ठा करे, स्टोर करे, उससे कुछ चले। भगवान जाने, वैज्ञानिक लोग हैं, काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हेल्दी कंपनियों में अगर किया जाता है, बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं। आज इन्वेस्ट किया और कल ही करोड़पति बनने के सपने मत देखिए। पेशेंस, धैर्य रखिए, धैर्य। अब आज मैं आपको ख़ास बात एक बताता हूँ। हम सब, हमारे परिवार के सभी सदस्य लगभग, वो बहुत पीसफुली अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो मेरी बेटी है, वो गजब जो है उसका सब सिस्टम। मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो आप सस्ता जुगाड़ जैसे कि जेरोधा है, एंजल वन है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जेरोधा का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है। उसका चार्टिंग सिस्टम, उसके ऑप्शंस, खरीदना बेचना, उनका सब बहुत क्लियरिटी है और वो सब बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म। ईयरली उनका मेंटेनेंस चार्ज 200 रुपया लगता है इक्विटीज़ के लिए। खैर, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं क्या कहना चाह रहा था, वो उस मूल बिंदु पर आते हैं। मान के चलिए आपको इसका मन कर रहा है कि हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे,
कुछ कंपनियों के शेयर खरीदेंगे और हम भी प्रॉफिट। आप जैसे मान के चलिए आपने सिर्फ 10,000 रुपये आपकी पूंजी आपके पास है, सिर्फ ओनली 10,000, यू हैव ओनली 10,000 रुपीज़ एज ए कैपिटल विद यू। अब क्या है कि आप कोई डीमैट अकाउंट खोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद वो बड़ा उसका खुलने में CDSL से उसका रजिस्टर्ड होगा, आपका मोबाइल नंबर, बैंकिंग सब डिटेल। अब आपका प्लेटफार्म आ गया, यूज़र ID पासवर्ड बन गया। अब आपको सेफेस्ट, टेंशन फ्री, मार्केट कहीं जाए, कितना भी टूट जाए, कितना भी क्रैश हो जाए, मार्केट में हाहाकार मच जाए, जब जब मार्केट में गिरावट होती है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छे अच्छे स्टॉक उन दिनों बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ता। मार्केट गिरा है, मान लीजिए अभी 4 जून को जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था, मार्केट में करीब 20% से भी अधिक बहुत से स्टॉक गिर गए थे। बहुत से स्टॉकों में गिरावट हुई, निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स गिरा, पता नहीं क्या होगा रिज़ल्ट, कौन किसकी सरकार बनेगी, उस सरकार की नीतियाँ मार्केट के लिए क्या होंगी, क्या उसके लिए अनाउंसमेंट्स होंगे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो वो सब लोनिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट जो है असमंजस में था। 4 जून को मार्केट गिरा, जब गिरा तो हमने उस दिन ख़रीदा, बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट उस दिन कर दिया। अब क्या हुआ, काउंटिंग वाउंटिंग होने के बाद पता चला सरकार तीसरी बार फिर वही सरकार रिपीट कर रही है। बेशक उनका अब चाहे कहीं से भी NDA ने या किसी ने सपोर्ट किया, वो तो खैर अब राजनीतिक बातें हैं, मैं वो नहीं कहता। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि मार्केट सालों भर उठता ही उठता चला जाए, एकदम सीधी रेखा बनाते हुए चले, ऐसा कभी नहीं होता। कभी गिरेगा तब आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ख़रीदने की अवसर है, आपको मौका दे रही है वो मार्केट जो है। और कभी मार्केट जो है आपके ख़रीद मूल्य से अब वो स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट गिरा ही तो नहीं रहेगा, मार्केट कभी उठेगा भी, भाव उठेंगे भी, प्राइस अपवार्ड भी जाएंगे। तो आपने ख़रीदा सस्ते में, गिरावट में, गिरावट वाले दिन सारे कैंडल्स रेड थे। रेड कैंडल मीन्स मार्केट गिरावट में है, निफ्टी रेड में दिख रहा है, ग्रीन में है यानी मार्केट बढ़ रहा है, अप ट्रेंड में है। अब आपको बैंक में रख दिया आपने पैसा, 1 साल में आपको फिक्स डिपॉजिट FD करेंगे, कोई 7%, 6.5%, 7% यही कोई इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी TDS कटता है, इनकम का TDS कटता है। तो मैं वो नहीं कह रहा कि अब ये कोई पैसा जमा नहीं करना चाहिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कुछ अपना आप इसमें विद्यार्थी वर्ग हैं और मान लीजिए कोई आप अर्निंग मेंबर हैं घर के, इन्वेस्ट करते हैं, कोई RD चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है बैंक में, कोई पोस्ट ऑफिस में, उस हिसाब से आप क्या करते हैं, आपको जब सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, तनख्वाह आती है, तो आप उसमें से खर्चे रखते हैं कि हाँ ये बिजली का बिल जमा करना है, इसमें मुझे बच्चों को फ़ीस जमा करनी है, इसमें राशन आना है, इसमें महीने भर की सब्जी आएगी। एक फ़ंड को आप अलग अलग अपना अनुमान एक लगा करके रख लेते हैं, दूध वाले को देना है, अखबार वाले को देना है, एस्टिमेट है, आपका बजट होता है कुछ। कोई इमरजेंसी का भी फ़ंड रखते हैं कि किसी को कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो इमरजेंसी फ़ंड है एकदम अर्जेंट स्थिति में, तो कुछ खाते में भी रखते हैं छोड़कर। लेकिन हर इंसान को जो कमाया वही उड़ा दिया, जो कमाया वही खर्च कर दिया, बचत नहीं की कल के लिए। देखिए क्या है कि कुछ संग्रह करने की आदत बढ़ाइए, ये आपकी हैबिट बननी चाहिए। छोटे बच्चों को भी एक गुल्लक खरीद के देते हैं ना, कि कहीं से कोई पैसा दे, कोई गिफ्ट में दे, कोई इनाम दे, कोई वैसी खुशी से दे, कोई मम्मी पापा दे दें, दादा दादी दे दें,
उस पैसे को संभाल को गुल्लक में रखता है, उसको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है उसको इस जमा करने में। तो मेरा गुल्लक में अब आज इतने पैसे हो गए, उतने हो गए, वो उसी में काउंटिंग और गिनती भी सीखता है मासूम बच्चा धीरे धीरे। कभी उसको बर्थडे आ गया और बर्थडे के दिन वो कहता है कि मम्मी गुल्लक को आज देखें कितना इकट्ठा हो गया एक साल में, फोड़ो। अब वो फोड़ता है तो देखता है ओहो इसमें 4000 रुपये कॉइन्स नोट्स सब मिलाकर 4000 रुपये हैं। और वो कहते हैं मम्मी मुझे साइकिल दिला दो, रेंजर साइकिल दिला दो, कोई भी साइकिल दिला दो, कुछ गेम दिला दो, कुछ करा दो। आपको भी जोर नहीं पड़ा, 2-5 रुपये 10 रुपये देते दबाते उसको पूरे साल 365 डेज में 365 दिन में बच्चे के गुल्लक में पैसा संग्रहित हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। और दूसरी खूबी बच्चों में बचत की आदत बनी, 1 साल तक संजो कर रखने की। उसको अपना टारगेट है कि मुझे 1 साल बाद साइकिल खरीदनी है अगले बर्थडे को, तो वो उस टारगेट की पूर्ति करने के लिए बहुत रुचि ले करके उसमें पैसे जमा करता है गुल्लक में। और जब 1 साल बाद बर्थडे आता है तो उसको गुल्लक को फोड़ता है, जो भी इकट्ठा हुआ धन राशि वो उसको निकाल के, कुछ कम पड़ता है तो आपको कम जोर पड़ा और बच्चे का मन रह गया, बच्चा खुश हो गया। आपको भी एकदम से नगद निकालना पड़ता अपने वेतन में से, और साइकिल खरीदने की जिद बच्चा कर रहा है और एकदम से 7000, 8000, 5000 की साइकिल के लिए जोर पड़ेगा या आप टालेंगे, अरे अगले महीने देखेंगे, अभी नहीं है पैसे, अब ये काम वो काम। लेकिन उस पद्धति से आपने धीरे 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 बच्चे को दिया, अब वो इकट्ठा होकर देखिए कितना पीसफुली, कितना आराम से संग्रहित हो गया। ये बच्चों का एक एग्जाम्पल है। बड़ों का एग्जाम्पल क्या है? बड़े लोगों का सपना होता है कॉलेज पास हो गए, जॉब मिल गया, शादी हो गई, अब साहब कल के लिए सोचना शुरू, बीवी बच्चे हैं, अब साहब एक मकान ले लें क्या, एक प्लॉट ले लें क्या। ये तो हम लोग बेंगलोर में रह रहे हैं, महंगी सिटी है, बहुत किराया जा रहा है, कोई फ्लैट ले लेते और उसकी किस्त बैंक को देते किराया समझकर। तो किराए की तरह जैसे ये मकान मालिक को पैसा किराए का दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, अगर यही अमाउंट हम किस्त भरते, लोन लेकर के ही फ्लैट खरीद लेते और किस्त चलती रहती नौकरी की तनख्वाह से, धीरे धीरे पता चलता 20 वर्ष में एक बड़ा सा आपने संग्रह बना लिया, पता भी नहीं चला। रेंट वाला, अगर आप रेंट दे रहे थे तो क्या मकान मालिक 20 साल रहने के बाद आप कहो कि अंकल 20 साल आपके मकान में हमने रहा और बहुत पैसे आपको हमने दिए, थोड़ा अब मकान आपका हम खाली कर रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ बेंगलोर से पूना, अब हमें जाना होगा, या अब हम रिटायर हो गए, एक काम करो ना अंकल, बड़ी मेहरबानी होगी, उन 20 साल जो मैंने आपको रेंट दिया, 1 साल 2 साल का रेंट यार हमें कुछ लौटा दो। क्यों? वो कहेगा क्यों, आप रहे भी तो थे, मेरे मकान को यूज भी तो किया, छत मिली, शेल्टर मिला, टॉयलेट बाथरूम यूज किया, सब कुछ किया, अब लौटाऊं क्यों? कहते अजी साहब ऐसे थोड़ा 20 साल हो गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा लौटा देंगे तो कुछ हम कुछ और काम कर लेंगे। तो नहीं लौटाएगा ना। लेकिन आप सोचिए, आपने उसी दौरान अपनी सैलरी में से आधा खाने में, जीवन यापन में बिता देते, उसमें बचा के रखते, और आधे को सोचते कि चलो इसमें एक फंड इमरजेंसी का बना लें, शादी ब्याहों में घर बार भी जाना होगा, शादियां अटेंड करनी होगी, खर्चे आएंगे, और कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट हम कर दें, जो मकान का किस्त बैंक को दे, मकान का रेंट हम मकान मालिक को देते, उसके बजाय तो हम बैंक से लोन लेकर ये फ्लैट ले लें 2 BHK का, 3 BHK का, और उसकी किस्त 20 साल 15 साल 10 साल देते रहेंगे। तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, महंगाई भी बढ़ती है खैर, लेकिन तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, महंगाई भत्ते भी बढ़ते हैं, तो थोड़ा कष्ट भी होगा तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अब सोचिए कि आपने अगर 20 साल का 15 साल का कोई किस्त बनवा करके बैंक से फ्लैट ले लिया होता, तो आप रह भी लिए,
रेंट की तरह से वो पैसा जाना था मकान मालिक के पॉकेट में, लेकिन गया बैंक के पॉकेट में। वो ऋण की अदायगी, लोन का रिपे भी होता रहा, लोन का रिपेमेंट भी होता रहा, और मकान धीरे धीरे अपना होता रहा। पैसा किस्त के रूप में जाता रहा, मकान अपना होता रहा, धीरे 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 धीरे। और पता चला कि एक दिन आपने सारे लोन की किस्त चुका दी और अपने बैंक से जाकर नो ड्यूज़ मांग लिया और कहा कि देखो साहब, अब हमारा नो ड्यूज़, आज से हमारा मकान हो गया। अब क्या हुआ, मकान आपका 20 साल से आपका था, धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहा था, आज पूर्ण रूप से आपका हो गया। अब आप देखिए, आप इस मकान को मान लेते हैं, अब आपका पूना ट्रांसफ़र होता है या नौकरी आप छोड़ देते हैं, रिटायर होकर अपने नेटिव प्लेस पर जा कर के रहने लग जाते हैं। तो उस मकान को अगर आप सेल करते हैं, जो 20 साल पहले ख़रीदा, 20 साल रहा, और तब अब आप बेचकर उसको सेल करके कहीं जाते हैं कोई प्रॉपर्टी डीलर से या किसी को सौदा करके, तो वो मकान की वैल्यू आपको अब आपके अन्य जगह जाकर बसने के लिए प्राप्त हो जाती है, जिससे वहाँ जाकर आप न्यू प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, बना बनाया फ्लैट ले सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का कमाल है। और वो बच्चा जो साइकिल को टारगेट करके अगले बर्थडे के लिए गुल्लक में पैसे एक्यूमुलेट कर रहा था, डाल रहा था, उस तरीके से उसका वो छोटा बालक था तो उसके लिए साइकिल बहुत अहम था। आपके लिए अहम हो गया मकान। आप रेंट देने के बजाय पैसा चुका रहे थे, मकान आपका होता जा रहा था। बचपन से आपके दादा दादी ने आपके लिए गुल्लक बनवाया था, वो हैबिट आप बड़े हुए तब भी कायम रही, और अब मकान का सपना लेकर आप चल रहे थे। अब साइकिल आपको नहीं चाहिए थी, अब आपको कार चाहिए थी, बंगला चाहिए था। इन्वेस्टमेंट का कमाल। आपने कष्ट भी सहकर किस्तें भरी, कुछ अपने एंजॉयमेंट कम करके, कहीं घूमना फिरना कम कर कर के पैसे बचा बचा के किस्तें भरी। तो आज उस तपस्या, उस परिश्रम, उस त्याग, उस धैर्य का परिणाम आपको गिफ्ट में क्या मिला कि मकान अब आपका हो गया। अब आप उसको सेल करेंगे, पता चलेगा कि 80 लाख में सेल हो गया, करोड़ में हो गया, जितना जैसा उसकी साइज़ है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो गया। अब उसको आप कहीं अन्यत्र जाकर अब फिर ख़रीद लें, बना लें, या अपने लाइफ के जीवन के लिए उसको फिर से कहीं इन्वेस्ट कर दें, सेविंग कर दें, बचा लें, तो आपके अन्य पीढ़ियों को भी आराम हो सकता है ना मज़ेदार सिस्टम। इसी प्रकार से ये शेयर खरीदना कंपनियों का है। 8 वर्ष का मेरा अनुभव है। ये ऐसी चमत्कारिक इन्वेस्टिंग सिस्टम है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SIP। आपको कुछ नहीं करना, बस एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेना। अगर आपका मन है तो, अब बहुत घबरा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे तो रिस्क का मज़ा भी आपको मिलेगा। और अब क्या है कि इसमें रिस्क जैसी कुछ चीज़ भी नहीं है। आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मान के चलिए 10,000 रुपये से बिज़नेस शुरू किया, 10,000 रुपये ऐड कर दिए उसमें फंड्स में। अब कल से आप ख़रीदना चाहते हैं कि मैं एक ऐसे तरीके से इसमें कोई चीज़ ख़रीदूं जो मुझे हर महीने 3%, 2% मुनाफा मिलने लग जाए। अब महीने साल के होते हैं 12, अगर 2% का भी मुनाफा आपका टारगेट है तो 30 दिन मार्केट गिरा ही नहीं रहेगा, उठेगा भी, कभी गिरेगा भी, कभी माइनस में आपका फंड दिखेगा, कभी प्लस में भी होगा, यानी प्रॉफिट में है। अब जहां उसमें दिखे 2% प्लस, तो आप चाहे तो बेच सकते हैं, पर कल फिर खरीद सकते हैं। आज की एक 2% अर्न करने की यात्रा का फर्स्ट माइलस्टोन पूरा कर लिया, फर्स्ट किलोमीटर आपने पूरा कर लिया आजीवन बहुत बड़ा वेल्थ इकट्ठा करने के लिए। आप अगर एक निफ्टी बीज खरीदने की हैबिट बना लेते हैं, निफ्टी बीज को SIP की तरह हर महीना तनख्वाह मिली,
5,000 बचा सकते हैं तो 5,000 की खरीद लीजिए, 10,000 बचाते हैं तो 10,000 की खरीद लीजिए, और नहीं बचाते हैं 1,000 की भी सेविंग कर पाते हैं तो आप 1,000 का निफ्टी बीज खरीद सकते हैं, CPSE ETF खरीद सकते हैं। PSU बैंक बीज होता है एक बहुत शानदार, 80 रुपये का एक शेयर है। अब 1,000 खरीदना है तो लगभग आपको 12 यूनिट आप हर महीने खरीद के गुल्लक की तरह इकट्ठा करते जाइए। मार्केट गिर भी रहा है, माइनस में भी आपका फंड दिख रहा है, तो भी वो आपको अभी बेचना तो है नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा साल 2 साल 5 साल का 10 साल का प्लान लेकर अगर आप चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज 80 रुपये का CPSE ETF या 255 रुपये का निफ्टी बीज 255 का ही रह जाएगा 10 साल तक, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज अगर मार्केट में 50 रुपये लीटर दूध है तो क्या 10 साल बाद भी 50 रुपये ही रहेगा? ना, महंगाई बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि अगले बार 150 रुपये लीटर हो जाए, 3 गुना बढ़ जाए। हर चीज़ बढ़ रही है, हर मूल्य बढ़ रहा है, तनख्वाह सिर्फ नहीं बढ़ रही। तनख्वाह बढ़ती है तो महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ती है, स्पीड अप। एक लेबर को पहले दिया करते थे आप दिन भर की दिहाड़ी 150 रुपया, आज आप लेबर को दे रहे हैं 400 रुपया। मजदूरी बढ़ी ना उसकी, हर चीज़ का मूल्य बढ़ रहा है। पहले ट्यूशन पढ़ लेते थे बच्चे 50 रुपया 100 रुपया महीना मास्टर साहब को देकर, अब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके घर जाकर पढ़ने जाएगा तो 1000 रुपीज़ तो कम से कम मास्टर साहब वसूल करेंगे। टाइम उनका कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए, तसल्ली से गुल्लक की तरह पैसा डालते रहिए। निफ्टी बीज, मैंने एक नाम बताया, नाम सोच लीजिए, सुन लीजिए, निफ्टी बीज। मंथ आपको हर महीने में थोड़ा थोड़ा ख़रीदारी करना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है ये कि आप जब देखें कि मार्केट आज गिरा हुआ है, उस दिन आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे 5,000 10,000 का एक साथ ख़रीद लिया, या आपको है ही 10,000 रुपये तो उस 10,000 रुपये को एक साथ नहीं लगाना चाहें मत लगाएं। लगाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन वो क्योंकि वो ETF है, गुच्छा है कई कंपनियों का। 1-2 कंपनियां माइनस में जाएंगी, 48 कंपनियां प्लस में भी होंगी। 30 कंपनी माइनस में जा रही है और 30 प्लस में भी जा रही है। वो ले देकर औसत उसका एवरेज यू विल अर्न ए गुड वेरी गुड इनकम, वेरी गुड प्रॉफिट बाय स्मॉल सेविंग्स इन योर लाइफ। स्मॉल सेविंग हैबिट डालिए। बैंक में रखेंगे वो कोई चालू खाता, बचत खाता 4 रुपया 3 रुपया 2.5 रुपया 5 रुपया सैकड़ा सालाना दर से साधारण ब्याज देगा। थोड़ा FD वगैरह में 6.5 या 6% है, इतनी तो महंगाई बढ़ जाएगी। आपका बचत किया हुआ जो प्रॉफिट से खुश हो रहे हैं, आप उस पैसे को अब जाएंगे बाज़ार तो कोई वस्तु जो आपका टारगेट है अब वो 6.5% भाव उसका बढ़ चुका है, तो आपका पैसा जस का तस है, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए 2-3 स्टॉक का मैं नाम बता रहा हूँ। सुरक्षित निवेश और बेहतर भविष्य, इसी शेयर मार्केट से मैं कभी अपना इनकम का कुछ दिखाऊंगा कभी कि कैसे मैं अर्न करता हूँ। कभी मुझे नेवर आई हैव नॉट लॉस्ट एनी सिंगल पाइस, कभी मैंने एक पैसे का भी लॉस नहीं किया। हाँ, माइनस में चल रहा है, मार्केट गिरा है तो मैं अपने स्टॉक को नहीं बेचता। भाई मैंने ये मोबाइल ख़रीदा 15,000 का तो मैं इसको 14,000 में नहीं बेचना चाहता। जब तक कोई मुझे इसको 16,000 नहीं देगा, 15,500 नहीं देगा, तब तक मैं माइनस में नहीं बेचूंगा। सोना खरीद लिया, अनाज खरीद लिया, किराने की दुकान खरीद ली, कहीं भी पैसा आपको प्रॉफिट होगा तभी बेचेंगे ना। लॉस में मोमबत्ती क्यों बेचेंगे अगर आपकी किराने की दुकान है तो। गेहूँ खरीदा 28 रुपये केजी किलोग्राम और आप उसको 25 रुपये में क्यों बेचेंगे। भले आपका कोई पुराना स्टॉक पड़ा रह गया जीरा, और पुराना स्टॉक अभी स्टॉक में है और जीरे का सीज़न आ गया, फसल निकल रही है तो भाव सस्ता हो गया, तो कोई बात नहीं,
अपने स्टॉक को आप सुरक्षित रूप से इसको होल्ड रखेंगे। अभी सीजन के कारण सस्ता हुआ है, 2 महीने बाद ये जीरा फिर बढ़ जाएगा। अभी आपने सरसों खरीदा फसल किसान से जा कर के, सीजन है, सस्ता सरसों मिल रहा है, और उसको आप रख के स्टॉक कहीं रख लीजिए, घर में, ड्रम में, कहीं भी रख लीजिए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सरसों। 3 महीना या 6 महीना आप रुक जाइए, सरसों का भाव सीजन में निकले हुए और ख़रीदे हुए भाव से बढ़ चुका होगा। लहसुन खरीद लिया, सीजन में फसल निकल रही थी, थोड़ा वो गीला है तो थोड़ा उसको सावधानी, लेकिन जब सूख जाता है ना, सूखा हुआ लहसुन, अब उसको आपने ख़रीद लिया, अब वो क्या होगा कि सीजन में, सर्दियों में बहुत महंगा बिकता है। पैसा ठहरता कहीं नहीं, बस आपके पास लॉस क्यों होता है? आप घुस जाते हैं ऑप्शन में, फ्यूचर में, इंट्राडे में, जिसमें रिस्की बहुत होता है। 10,000 रुपये का सामान, आपकी पूंजी है 10,000, और इंट्राडे में वो आपको आपका ब्रोकर 4 गुना अधिक तक खरीदने की सुविधा दे रहा है, लेकिन एक दिन के लिए। आज आपके लक में, आपको आज ही मार्केट से वो निकलना होगा, ये सामान बेचना होगा, ये पैसा मेरा 4 गुना ज़्यादा मेरा पैसा है, 1 गुना आपका है। 1,000 आपका है और 4,000 मैंने और दे दिए, तो आप 5,000 तक की ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए। इंट्राडे कहलाता है, आज का आज अपना पोजीशन काटना पड़ता है। अब वो लॉस होगा तो भी कट जाएगा, और वो पैसे का आपको लॉस हो गया। ऐसा काम क्यों करते हैं? इंट्राडे का काम क्यों करते हैं? वो तो एकदम सट्टा है ही, उसमें तो आपको लॉस होगा ही, उसमें तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपकी पूंजी कभी नहीं बचेगी। कॉल, पुट, ऑप्शन, फ्यूचर और ये आपका इंट्राडे, ना ये नहीं, लॉन्ग टर्म, हमेशा लॉन्ग टर्म। आज ख़रीदा, SBI का ही मान के चलिए, आपने आज SBI का 1 शेयर ख़रीदा, अब उसको हड़बड़ाहट नहीं है, चाहे वो 850 का SBI का शेयर कल 800 का रह जाए, 30 रुपया माइनस दिख रहा है, लेकिन अब बेचिए मत। हवा है, आज थोड़ा कम में बिक रहा होगा, वो हम नहीं बेचेंगे। हम तभी बेचेंगे जब 850 का ख़रीदा हुआ SBI का ये शेयर 900 का जब दिखेगा, उस दिन बेच दूँगा। 950 दिखेगा तब बेचूँगा, 1,000 का होगा तब बेचूँगा। सोना मैंने आज ख़रीदा 100 ग्राम या 50 ग्राम या 10 ग्राम, लेकिन इसको मैं बेचूँगा कब? जब सोने का भाव 70,000 से बढ़कर 90,000 रुपये प्रति तोले हो जाएगा। 20,000 प्रति तोले के भाव से जब मेरी अर्निंग होगी, उस दिन बेचूँगा, फिर चांदी खरीद लूँगा। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट का ये पैटर्न बता रहा हूँ। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है ETF। कोई स्टॉक तब भी थोड़ा गिर सकता है, कोई कंपनी फ्लॉप हो सकती है, दिवालिया हो सकती है, या उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो उसका बिजनेस को धीमा कर देगा, उसका माल ज़्यादा बिकने लग जाएगा। और इसके बाद में तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी का स्टॉक फिर भी मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता, कितनी भी अच्छी कंपनी हो फ्लॉप हो सकती है, इसीलिए मैं हिफाजत का काम बताता हूँ कि आप ETF में इन्वेस्टमेंट करें। सर्च करेंगे तो ETFs, गूगल पर लिखेंगे ETFs, NSE ETFs या ETF NSE, बहुत सारे ETFs की लिस्ट आ जाएगी सामने, लेकिन उनमें भी वही ETF चुनिए जिसमें कम से कम वॉल्यूम 20,000, 30,000, 50,000 लोगों का हो। बिक्री खरीदने बेचने की वॉल्यूम जो है कम से कम लाख या 50,000 या उससे अधिक रहता हो। अब मैंने एक नाम बताया CPSE ETF, इसका वॉल्यूम 5-5 लाख होता है, बहुत वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या होता है,
जब चाहो बिक जाता है। बहुत से खरीदार, हर भाव पर खरीदार मौजूद हैं। आप बेच रहे हो मान लो 93 रुपये पर, आज मैंने CPSE ETF को आज बेचा 93 रुपये 30 पैसे पर, और मैंने उसे ख़रीदा था वो 88 रुपये 55 पैसे पर था। 2-4 दिन पहले ही ख़रीदा था और आज मुझे प्रत्येक शेयर पर अच्छा मुनाफा हुआ। बहुत सारी क्वांटिटियाँ थी, फटाक सेल कर दिया, अर्निंग हो गई। अब कल फिर दूसरा ETF खरीदूँगा। तो इस तरह से धीमे धीमे आराम से खरीदिए, हड़बड़ा करके नहीं, और घबराहट नहीं, और किसी के सिखाने में पढ़कर। इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर ख़तरनाक गेम। तब कहोगे सट्टा, अरे भाई सट्टे में आप क्यों गए? इन्वेस्टमेंट करने में क्या दिक्कत थी? सरकार भी इनकम टैक्स में छूट के लिए एक उसमें बना रखा है कि लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन आपको लॉन्ग टर्म में कितना हुआ, जिसका मतलब है कि आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, अगर आप उसको 6 महीने से अधिक, साल से अधिक तक होल्ड करके रख रहे हैं, अपने निवेश को 1 साल तक इंतज़ार करें कि अगले साल इसका भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा, वो लॉन्ग टर्म हो गया। अब आपने इस साल ख़रीदा मान लो SBI 850 रुपये में, अगले साल वो पहुंच गया 1100 रुपये का हो गया, भाव बढ़ कर गिरता उठता 1100 का हो गया। तो आपको लगभग 250 रुपये प्रत्येक शेयर पर लाभ हो गया। अगले साल 1 साल इंतज़ार करना पड़ा, पेशेंस रखना पड़ा, तो आपको लाभ हो गया। उस पर कमाई हुई प्रॉफिट पर करीब 1.5 लाख तक इनकम टैक्स से आप बचे रहते हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक भी कमा लेते हैं ना साल में, तो आप छूट में हैं, इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। हाँ, टोटल आय प्रभावित ना हो रही हो, एक उसका अलग वो अपना एक इनकम टैक्स फार्म भरने में उसमें आपको मिलेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई लाभ हुआ है, उसे दर्शाइए कितने हज़ार का लाभ हुआ, वो लाख में है या हज़ार में है वो लिखिए। 1.5 लाख तक कर मुक्त है, कोई टेंशन नहीं। और अगर टैक्स लगता भी है तो कमाया है तो देने में क्या हर्ज, खूब कमाएं, भगवान करें खूब इनकम हो और खूब हम सरकार को भी टैक्स दें, भगवान जी को प्रसाद भी डालें, प्रसाद भी अर्पण करें, जिन्होंने हमें प्रॉफिट कराया, हमारे अंदर पेशेंस रखा, घबराहट हम पर नहीं हुई, मौसम का कोई असर नहीं होता। लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी जो होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनको कोई घबराहट नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज इस स्टॉक की प्राइस जिस मूल्य पर खरीदी जा रही है 5 साल बाद तो ये नहीं रहने वाली है, ये ज़रूर दुगनी तिगुनी हो जाएगी। इसलिए पीसफुल आदमी सो रहा है और रुपया कमा रहा है, बहुत पीसफुल। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ऐसे आपको मैं एक वो बता दूंगा सिस्टम, जिससे आप जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपये आपके पास पूंजी है, तो प्रत्येक महीना, या तो एक तरीका है कि हर महीना आप जैसे 30 तारीख या 1 तारीख आपने सोच लिया कि हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 2 तारीख को मैं हर महीना 1,000 रुपया स्टॉक खरीदने में इन्वेस्ट करूँगा। तो प्रत्येक महीना उसी सिस्टम RD की तरह उसको खरीदते रहिए। अब वो चाहे भाव महंगा मिल रहा है चाहे सस्ता मिल रहा है, कभी महंगा भी मिलेगा कभी सस्ता भी मिलेगा, एवरेज होता रहेगा। और 5 साल 4 साल 3 साल इन्वेस्ट करते जाइए, आपके पास बहुत पैसा इकट्ठा भी हो जाएगा और आप उस पैसे को देखेंगे कि वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो 20%, 25%, 15%, 18% ऐसे है। बहुत गुड प्रॉफिट है, बहुत अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे शनै शनै पीसफुली इसको आप इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते रहिए, लाभ होगा। बहुत वीडियो लंबी हो गई, हालांकि मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें
इतना लंबा इसका व्याख्यान न करके स्मॉल, छोटा, कम साइज़ में इसको बनाऊंगा जो आपके काम आए। कॉपी और पेन रखिएगा, या फिर उस वीडियो को, एक उपाय और है कि मेरी वीडियो को आप बार बार 2 बार 4 बार देख लीजिएगा। मैं आपको सप्ताह के 5 ट्रेडिंग दिवस होते हैं, 5 दिन के 5 स्टॉक बता दूंगा, या आप उन्हीं 1-2 स्टॉकों में खरीदिए बेचिए, आपको बहुत ही बहुत मुनाफा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल का इंतज़ार करें, एक नए टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत प्रॉफिट होगा। ईश्वर करे आप खूब कमाएं, कुछ गरीबों में खर्च कर दें अपनी कमाई में से, भगवान जी को जाके सेवा दे आएँ, कुछ मंदिर में, गरीबों में, बच्चों के लिए घर में कुछ अपनी प्रॉफिट में से मिठाइयाँ लेकर जाएं, अच्छी चीज़ें लेकर जाएं। बच्चों में भी बचत की आदत डालें। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लाइक कर लीजिए। शुभ रात्रि।